सो हेलो एवरीवन। बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर अब हम देखने जा रहे हैं वाटर सप्लाई के बारे में। वाटर सप्लाई की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है, क्या किस तरीके से इसे हम प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग सर्विसेज के टर्म में। तो आइए इसे जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग या वाटर सप्लाई क्या है। अ ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, पीएचई जो है, अ ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विच डील्स इन अ पोर्टेबल वाटर टू एन एरिया और टाउन कॉल्ड वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पीएचई जो होता है, ये आपको डील्स करता है वाटर सप्लाई के टर्म में। जो आपके घरों तक पानी आता है, ड्रिंकिंग वाटर आता है या फिर आपके यूज के लिए जो पानी आपको मिलता है, तो वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपैलिटी इनकी तरफ से आता है। ये इंडिविजुअल एजेंसीज हैं जो आपको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करते हैं किसी इंडिविजुअल बिल्डिंग को, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या म्युनिसिपैलिटी हो। और पीएचई जो है इसको डील करता है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब वाटर सप्लाई की बात करें तो वाटर सप्लाई क्या है? प्रोवाइडिंग वाटर टू द इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ पीपल्स, इंस्टीट्यूशन, commercial organization, or for the irrigation by the system of pump or pipe or canal. Uh, in 2010, about 84% of global population is a 6.74 billion people had access to a piped water supply. तो सोचो कि पाइप वाटर सप्लाई का कितना बड़ा नेटवर्क है ग्लोबली। तो जनरली जो हमारे घर तक वो पानी आपके पास तक पहुंचता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आए, बीएमसी की तरफ से आए, या फिर आपके पास म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं जिन्हें, या फिर आपके पास किसी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आ रहा हो वो, तो वो जो पानी है उसका जो नेटवर्क तैयार होता है वो विद द हेल्प ऑफ पाइप आता है। अब पाइप भी अलग अलग आते हैं, जैसे हाई डेंस पॉलीइथिलीन पाइप जिसे एचडीपी पाइप कहते हैं, या फिर कास्ट आयरन पाइप, या फिर सीमेंट के जो आपके पाइप आते हैं। तो डिफरेंट मटेरियल्स के बेसिस पे जिनके अलग अलग डायामीटर होते हैं, जो ब्रॉड डायामीटर के पाइप रहते हैं वो फ्लो चैनल के लिए यूज करे जाते हैं। फिर सब कैटेगरी में और कम डायामीटर के और अलग अलग तरीके के पाइप के थ्रू इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वाटर सप्लाई सिस्टम क्या है? water supply system, the purpose of distribution system is to deliver water to consumer with appropriate quality। आज हम इस लेक्चर में वाटर की क्वालिटी से भी रिलेटेड काफी कुछ जानेंगे। क्वांटिटी एंड प्रेशर। देखो, वाटर की क्वालिटी तो आपको मेंटेन करके सप्लाई करना ही है, ताकि वो आपके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जा सके। पीने योग्य पानी आपको बनाना है जिसका पीएच वैल्यू 7 होना चाहिए। और भी कई सारे पैरामीटर्स हैं। साथ ही साथ क्वालिटी के साथ क्वांटिटी एंड प्रेशर। हर घर में या प्रति व्यक्ति डोमेस्टिक पर्पस के लिए कितना पानी रिक्वायर्ड है, और क्या अगर हम उस व्यक्ति के घर तक जब पाइप के थ्रू पानी को पहुंचा रहे हैं, तो क्या उसे प्रॉपर प्रेशर से वो पानी मिल पा रहा है, जिससे वो अपने ओवरहेड टैंक में या किसी अंडरग्राउंड टैंक में, जहां पे भी वो उसे स्टोर करना चाहता हो, वो वहां प्रॉपरली उसे स्टोर कर पाए। अदरवाइज मान लीजिए आपके G+3 स्टोरी बिल्डिंग है और आपके पाइप का प्रेशर ही नहीं है, पानी का प्रेशर ही नहीं है, क्योंकि इसे भी हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट एक तरीके का स्लोप ही है, लेकिन स्लोप और ग्रेडियंट में क्या अंतर है? तो जब हम किसी चीज को एंगल पे रखते हैं तो हम वहां पे स्लोप कह देते हैं। जैसे 45 डिग्री का एंगल पे आपने या 30 डिग्री पे कोई स्लोप बनाया हो। ग्रेडियंट कब कहते हैं? जब हम उसे इन टर्म्स ऑफ रेशियो, जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कोई रेशियो रखते हैं, कि जब आप 100 मीटर हॉरिजॉन्टल चल जाएं तो 1 मीटर आप नीचे आ जाएं, तो ये क्या हुआ आपका ग्रेडियंट। तो किसी जब हम कोई लेंदी वर्क करते हैं, चाहे वो रोड का वर्क हो, चाहे वो पाइप का कोई नेटवर्क हो, तो इस तरीके की सर्विस के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट यूज करते हैं राइज और फॉल के डायरेक्शन में। अगर हम ड्रेनेज सिस्टम के लिए बना रहे होते तो इसको अपोजिट कर देते। वाटर सप्लाई के लिए चलाना चाहते हैं तो हम इस तरीके से रखेंगे। तो हमें तीन चीजें ध्यान रखनी है, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्रेशर। आगे देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज टू डिस्क्राइब कनेक्ट
connectivity, the facility used to supply water from its source to the point of uses. तो हम इन सारी चीजों को ध्यान में रख के क्या करेंगे, काम करेंगे। अब सोर्स क्या क्या हो सकते हैं वाटर के, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं जहां से हमें पानी मिल सकता है। तो मेनली डिवाइड किए हमने इन्हें कुछ पार्ट्स में, जैसे ग्राउंड वाटर, आपके पास कोई लेक है या कोई आपके पास रिवर है, तो ये आपके किस चीज के अंदर आ रहे हैं, ग्राउंड वाटर के टर्म में आ रहे हैं। या आप डीप कहीं से निकाल रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर करके निकाल रहे हैं, जैसे आप बोरिंग की मदद से कहीं से पानी निकाल रहे हैं, ठीक है। सरफेस वाटर में आपका रिवर आ गया है, या फिर आपका कोई समुद्र है, या कहीं आप रेन वाटर के थ्रू किसी जगह पे आपने लेक वगैरह में इकट्ठा करा है, दैट इज सरफेस वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर जब आप नीचे से उसे निकाल रहे हैं, सरफेस वाटर जो आपके पास लेक के टर्म में, रिवर के टर्म में या सी के टर्म में आपके पास अवेलेबल है। अदर सोर्सेस क्या है, जैसे स्नो, आपकी कहीं बर्फबारी हो रही है, वो बर्फ बाद में आपका मेल्ट होके वाटर के टर्म में आ रहा है। तो ये हमने देखे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज। जैसे अगर हम अंडरग्राउंड वाटर की बात करें तो हमने जैसे देखा कि हम डीप एसेंट से या नीचे से हम विद द हेल्प ऑफ मोटर या फिर बोरिंग हम क्या कर पा रहे हैं, पानी को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं, ठीक है। सरफेस वाटर के टर्म में आपका रेन वाटर आ गया है, रिवर आ गए हैं, लेक आ गए हैं, पॉन्ड आ गए हैं, तो ये सब आपके सरफेस वाटर के अंदर आ गए हैं। और अदर सोर्सेज में जैसे हमने देखा कि हमारे पास कोई फ्रीजिंग किया हुआ, कोई जमा हुआ जैसे स्नो या आइस है, और वो हमने बॉइल्ड करके उसको कन्वर्ट कर दिया लिक्विड टर्म में, तो वो एक सोर्स हमारे पास हो सकता है। अब देखिए, पहले पार्ट पे हम यहाँ पे आते हैं, डिमांड ऑफ वाटर, कि कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी किसी पर्सन को या किसी व्यक्ति को या किसी एग्रीकल्चर पर्पज से, इंडस्ट्रियल पर्पज से, डोमेस्टिक पर्पज से। तो ग्लोबली अगर वाटर डिमांड देखें तो 70% एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए 20%, डोमेस्टिक के लिए 10%, कुछ इस तरीके से डिमांड निकल के आती है। अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ कंज्यूमर, देयर आर टू टाइप ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एक तो पोर्टेबल और एक नॉन पोर्टेबल, ठीक है। जैसे पोर्टेबल में जो फॉर ह्यूमन कंजप्शन हो रहा है, और नॉन पोर्टेबल में जैसे आप एग्रीकल्चर के लिए या इंडस्ट्री के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ डिमांड क्या है और किस तरीके से है, तो रेट ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ कंजप्शन, सच एज डोमेस्टिक पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस और कॉमर्शियल पर्पस। नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर डोमेस्टिक यूज वाटर इज 135 लीटर पर हेड पर डे। मतलब एक व्यक्ति को डोमेस्टिक पर्पस के लिए कम से कम 135 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ जाती है। वहीं अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल यूज ऑफ वाटर इज 45 लीटर पर हेड पर डे, ठीक है। और फिर इंडस्ट्री की डिमांड के वहां पे किस तरीके का काम हो रहा है, तो वो इंडस्ट्री का जो है वो अलग है। अब हम ये जो वाटर को देख रहे हैं, ये तो हमें डिमांड पता चल गई कि हमें क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो जैसे अगर एक पर्सन की बात करें तो 135 लीटर पर डे पर पर्सन। अब बात करते हैं क्वालिटी की, कि हमें जो पानी घरों तक पहुंचाना होता है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, डोमेस्टिक यूज, वो पानी किस तरीके से होना चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले से देख लेते हैं। तो फिजिकल इम्प्योरिटीज जैसे टर्बिडिटी, कलर, ये कुछ एक पैरामीटर होते हैं। जब आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में बात करते हैं या वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में बात करते हैं, WRE के अंदर देखते हैं, तो ये सारे पैरामीटर्स आपको वहां और ज्यादा डेप्थ में मिल जाते हैं। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि हमें कुछ और चीजें भी देखनी इसमें। टेस्ट, ऑर्डर, या केमिकल इम्प्योरिटीज की बात करें तो हार्डनेस in water is caused by significant amount of calcium और magnesium component। या बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज की बात करें तो आपकी जो ये सारी स्टेजेस पे हमने वाटर को देखा,
तो फिर हम इनको ट्रीट करते हैं। हम जैसे आपके घर में एक आरओ लगा होगा, एक्वागार्ड लगा होगा, जो क्या काम करके देता है, वाटर को प्यूरिफायर करता है। तो दिस इज बेसिकली वाटर प्यूरिफायर। ये क्या है, आपके वाटर प्यूरिफायर है। इनके अंदर कुछ प्रोसेस होती हैं, जैसे प्री ट्रीटमेंट, पीएच एडजस्टमेंट, स्क्रीनिंग होती है, फिल्ट्रेशन होता है, डिसइंफेक्शन होता है, देन आपका पीएच एडजस्ट करते हैं 7 के नियर। नाइदर एल्कलाइन भी नहीं होना चाहिए और नॉर एसिडिक भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाटर, इफ वाटर इज इफ द वाटर इज एसिडिक लोअर देन 7, अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है ना, और एसिडिक हो गया कि उसकी जो वैल्यू है वो 10 से ज्यादा आपने कर दी, तो वो फिर पीने योग्य पानी नहीं बचेगा। ठीक है, तो पीएच एडजस्टमेंट करना है, फॉक्युलेशन करना है, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन। तो ये सारी चीजें करके हम वाटर को कैसा ले लेते हैं, क्वालिटी वाइज क्रिएट कर लेते हैं। अब तीसरी चीज आती है कि जब हमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, हमें पता है कि 135 पर लीटर पर पर्सन पर डे रिक्वायरमेंट है, वो 135 लीटर की, है ना, अगर हम डोमेस्टिक के टर्म्स में देख रहे हैं। फिर हमने क्वालिटी को भी मेंटेन कर लिया, क्वालिटी को मेंटेन कर लिया, हमने देख लिया कि साहब पीएच वैल्यू एडजस्ट है, और हमने बहुत सारे पैरामीटर्स जो कि आपके वाटर से रिलेटेड थे वो सारे देख लिए। अब जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन के समय हमें ध्यान देना है कि वाटर का प्रेशर रहे। तो हमारे पास कई सारे सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम नेचुरल ले लेते हैं, ग्रेविटी सिस्टम। भाई, आप किसी चीज को ऊपर टॉप पे क्रिएट कर दें, कि स्टोरेज टैंक को किसी हाइट पे, और फिर नीचे की तरफ सप्लाई करें, तो अपने आप वाटर का फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसे प्रेशर अच्छा मिल जाएगा। पंपिंग सिस्टम, अगर आप जैसे कहीं पे आपने पानी लिया है, तो या बोरिंग का पानी आप ले रहे हैं, या इस तरीके से आपको कहीं से अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो वो आपका पंपिंग सिस्टम में आ जाएगा। मोटर वगैरह ले लेते हैं। कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम, ज्यादातर देखा होगा आपने, ओवरहेड टैंक बना दिए जाते हैं। ओवरहेड टैंक बना दिए जाते हैं 2 लाख की कैपेसिटी पे, या फिर 5 लाख, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने स्पेस को कवर करना है, कितनी पॉपुलेशन को कवर करना है, उसके बेसिस पे। और ये ओवरहेड टैंक में सबसे पहले तो पानी चढ़ा दिया जाता है, और फिर पाइपिंग नेटवर्क के थ्रू, जो आप पाइप का एक नेटवर्क बनाओगे, उस पाइपिंग नेटवर्क के थ्रू डोमेस्टिक सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है, डोमेस्टिक सप्लाई को तैयार किया जाता है। अब ओवरहेड टैंक क्या काम करता है, जब ऊपर पानी है, एक हाइट पे पानी है, और नीचे की तरफ आएगा, तो उसको प्रेशर मिल जाएगा, जिससे वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आसानी से क्या करा जा सकता है, यूज करा जा सकता है। टाइप ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम देखें तो ये बेसिकली 2 तरीके के हैं, डायरेक्ट सप्लाई सिस्टम और इनडायरेक्ट सप्लाई सिस्टम। डायरेक्ट सप्लाई सिस्टम क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट सिस्टम सोर्स वाटर स्ट्रेट फ्रॉम द मेन वाटर मेन्स वाटर सप्लाई देखें, तो एक तरीके का डायरेक्ट सिस्टम है। आप जैसे किसी लेक से पानी ले रहे हैं और किसी चीज के थ्रू पाइप से फ्लो कर दे रहे हैं, तो ये डायरेक्ट सिस्टम है। और इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें, तो जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था कि आप ओवरहेड टैंक पे स्टोर करोगे, तो इनडायरेक्ट वाटर सिस्टम रिक्वायर्ड लार्ज स्टोरेज and more pipe work, because they provide water for hot and cold service और नॉर्मल वाटर सर्विस। तो इनडायरेक्ट में आपने क्या करा, कहीं पे एक स्टोरेज करा लार्ज कैपेसिटी को, बड़े अमाउंट ऑफ वाटर को, और फिर उस अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करा, विद द हेल्प ऑफ पाइप नेटवर्क आपने फ्लो कर दिया। अब ये जो हमारे वाटर सप्लाई अरेंजमेंट थी, ये बेसिक नीड को फुलफिल करती है। किस चीज को फुलफिल कर रही है, बेसिक नीड को फुलफिल कर रही है, प्रति व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की। और अगर ये वाटर सप्लाई सिस्टम हम रेगुलेट ना करें किसी घर में, मान लीजिए हमने कोई कॉलोनी डेवलप करी, मॉडर्न इराज में हमने कोई बढ़िया कंस्ट्रक्शन करा, और वहां हमने वाटर सप्लाई प्रॉपर चैनल में नहीं प्रोवाइड करी, जैसे घरों में हमने एक टैंक नहीं दिया, या पीने का पानी अलग से नहीं दिया, तो क्या उस व्यक्ति की बेसिक नीड फुलफिल हो पाएंगी? या हम कहते हैं कि साहब आपको वहां से पानी लेके आना पड़ेगा, तो नहीं हो पाएगा ऐसा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है
जो आपकी बिल्डिंग की सर्विसेज को कंप्लीट करता है, जिसकी मदद से आपकी बिल्डिंग, भले हमने मटेरियल कितना ही अच्छा लगाया, हमने बिल्डिंग एलिमेंट्स में कितनी अच्छी डिजाइन और काम करा है, लेकिन जब तक हमने उसमें बिल्डिंग सप्लायर्स, जितनी भी नंबर ऑफ सप्लाई हैं, जो नेसेसरी चीजें हैं वो नहीं प्रोवाइड करी, तो वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर सप्लाई। तो इसके कई सारी पैरामीटर हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है आईजीपीबी के अंदर जो आपसे पूछा जा सकता है। आई होप कि आपको वाटर सप्लाई समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।